प्यारे विद्यार्थियों, जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य के तत्व या गुण। वाक्य रचना में हमने आरंभ में वाक्य के अंग पढ़े। आज वाक्य के तत्व या गुण पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी वाक्य में ये तत्व या ये गुण निहित होंगे तभी वह वाक्य सार्थक और शुद्धता की श्रेणी में माना जाएगा। तो वाक्य के तत्व हैं, पहला सार्थकता। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सार्थक होने चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सार्थक होने चाहिए। आपको विगत वीडियो में बताया था शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक शब्दों के लिए वाक्य रचना में कोई स्थान नहीं है। केवल सार्थक शब्दों को ही वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, वाक्य रचना में काम में लिए जाते हैं। निरर्थक वाक्यों को काम में नहीं लिया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सार्थक होने जरूरी हैं। जैसे मान लो बहुत सारे हम निरर्थक शब्द प्रयुक्त कर देते हैं, जैसे चाय वाय, चाय वाय। अब चाय तो सार्थक पर वाय निरर्थक है। चाय वाय पीनी है या चाय वाय पियोगे क्या, तो वाय का अर्थ हम वाय को यदि शब्द के रूप में मानेंगे तो ये निरर्थक शब्द है, और निरर्थक शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में नहीं करते हैं। तो पहली योग्यता या पहला गुण या पहला तत्व होता है सार्थकता। वाक्य में जो भी शब्द काम में लिए जाए, सार्थक शब्द ही काम में लिए जाए, निरर्थक शब्द काम में नहीं लिए जाए। फिर दूसरी है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। वाक्य में एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने की जो स्वाभाविक इच्छा होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। एक पद को, पद का मतलब वाक्य ही होता है, पद का मतलब शब्द ही होता है, और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है ना तो उसको पद कहा जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह शब्द नहीं कहलाता, वो पद कहलाता है। तो वाक्य में एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने की जो स्वाभाविक इच्छा होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण लिखा है, पढ़ रहा है। अब इस वाक्य को पढ़ने से हमारे मन में कुछ आकांक्षाएं रहेगी कि पढ़ रहा है, यहाँ और पद नहीं आए तो क्या पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, ऐसी हमारे मन में एक स्वाभाविक आकांक्षा, जिज्ञासा बनी रहेगी। तो ये पूर्ण वाक्य की श्रेणी में नहीं आता है। हाँ, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये तो ठीक है। मोहन पढ़ रहा है, ये भी ठीक है। गीता का पाठ पढ़ रहा है, हिंदी का पाठ पढ़ रहा है, ये भी ठीक है। अब कमला और बिमला है। अब ये कमला और बिमला है। अब यहाँ कौन है? ये कमला और बिमला मंत्री हैं, कमला और बिमला गृहिणी हैं, कमला और बिमला शिक्षिका हैं। यहाँ और पद सुनने की स्वाभाविक इच्छा हो रही है। अब कोई ये कह दे माननीय प्रधानमंत्री। अब इसके ये पूर्ण वाक्य की श्रेणी। अब क्या है, क्या कहने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में, ये बात बराबर हमारे मन में जिज्ञासा पैदा करेगी। तो आकांक्षा पूरी होनी चाहिए।
एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने की स्वाभाविक इच्छा होती है, वो आकांक्षा होती है, और वो आकांक्षा वाक्य में पूरी होनी चाहिए, नहीं तो वो अपूर्ण या अधूरा वाक्य सा प्रतीत होगा। फिर है आसंति या निकटता। आसंति या निकटता, एक शब्द के उच्चारण के तुरंत बाद ही दूसरे शब्द के उच्चारण को आसंति या निकटता कहा जाता है। वाक्य में पदों का पास पास होना जरूरी है। अब हम ऐसे लिखेंगे, ये लोप चिन्ह या खालिस्तान का चिन्ह लगा करके, और हम लिखें मैं, फिर अब बीच में खालिस्तान आ गया, मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, ये वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। इसको ऐसा लिखते तो हम तुरंत पढ़ा जाता, मैं पाठ पढ़ रहा हूँ। कई विद्यार्थी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि परीक्षा में पृष्ठ भरने के लिए ऐसे दूर दूर शब्द लिख देते हैं। तो दूर दूर शब्द लिख देने के कारण वो एक तो पढ़ने में असहज होता है, दूसरी बात वाक्य की दृष्टि से भी वो शुद्धता की श्रेणी में नहीं आता। बीच में इतना स्पेस या खालिस्तान नहीं होने चाहिए, निकट हों, एक शब्द दूसरे के निकट हों, ये भी तत्व होता है वाक्य का। पहला तत्व है सार्थकता, सार्थक शब्दों का प्रयोग ही वाक्य में किया जाना चाहिए। दूसरी आकांक्षा, कि वाक्य में एक पद को सुनकर दूसरे पद को जानने की जो स्वाभाविक इच्छा है वो आकांक्षा कहलाती है, और उसमें वाक्य में आकांक्षा पूर्ण हो जानी चाहिए, तभी वो पूर्ण वाक्य है, नहीं तो वो उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य कहलाएगा, वाक्य की श्रेणी में नहीं। आसंति या निकटता मतलब एक शब्द दूसरे शब्द के निकट आए तभी वो वाक्य रचना सही श्रेणी में मानी जाती है। अन्वय, अन्वय का मतलब है वाक्य में अनेक पदों का समूह होता है। पद, पद का मतलब शब्द है, अनेक शब्दों का समूह होता है, अतः पदों का लिंग वचन कारक क्रिया काल में सामंजस्य बैठाना आवश्यक है। शब्दों, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह ही नहीं वाक्य कहलाता है। वाक्य में लिंग वचन काल, कारक काल क्रिया, इनका भी सामंजस्य होगा ना, तभी वह, जैसे लड़का पढ़ती है, अब यहाँ लड़का पुल्लिंग है और पढ़ती है क्रिया स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग क्रिया है, स्त्री के साथ स्त्रीलिंग क्रिया है, तब वह सही वाक्य माना जाएगा। ये तो लिंग संबंधी त्रुटि हो गई, वचन संबंधी। जैसे हम ये लिख दें, लड़के पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहा है। अब वाक्य में शब्द तो सार्थक ही है, लेकिन लड़के बहुवचन है और पढ़ रहा है एक वचन की क्रिया है, तो बहुवचन के साथ में बहुवचन की क्रिया आनी चाहिए, एक वचन के साथ में एक वचन की क्रिया आनी चाहिए। यहाँ लड़के पढ़ रहे हैं तो वाक्य शुद्ध है, लड़का लड़के पढ़ रहा है, ये बहुवचन के साथ एक वचन की क्रिया आ गई, तो ये सही नहीं है। कारक संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि, काल में सामंजस्य, ये सारे का सामंजस्य वाक्य के अनुसार देखा जाता है कि वाक्य में एक पद दूसरे पद से सामंजस्य रखें तो ही वह सही शुद्ध वाक्य की श्रेणी में आता है। फिर आता है पद क्रम।
वाक्य में पदों को उचित क्रम में लिखना ही पद क्रम आता है। देखो किसी भी भाषा में, विशेष तौर से हिंदी और अंग्रेजी वाक्य रचना करने के लिए अंग्रेजी में भी आपको टेंस पढ़ाए जाते हैं और उसमें बताया जाता है कि वाक्य रचना करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, और ऐसे क्रम बताते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, जो भी क्रम है जैसा भी है। पैसिव वॉइस आदि में यही सिखाया जाता है, टेंस में यही सिखाया जाता है। वैसे हिंदी के जो वाक्य हैं उनमें भी वाक्य रचना में एक सही क्रम होता है। हिंदी वाक्य रचना में पहले कर्ता आता है, पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया, ये क्रम होता है। तो ऐसा क्रम ही पद क्रम कहलाता है। अब जैसे पुस्तक पढ़ती गीता है, अब गीता कर्ता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ती क्रिया है, तो पहले कर्ता को लिखेंगे तो कर्ता क्या हो गई? गीता। कर्म क्या हो गया? पुस्तक, और पढ़ती है क्रिया। तो ये सही पद क्रम हो गया, गीता पुस्तक पढ़ती है। अब इसमें पद क्रम बिगाड़ देने से, गलत लिख देने से ये वाक्य दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, गलत हो गया, और ऐसे वाक्य को शुद्धता की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो पद क्रम भी होना चाहिए। फिर लास्ट इसका तत्व है वाक्य का, वाक्य रचना का, योग्यता। योग्यता से तात्पर्य है शब्द सामर्थ्य। शब्द में योग्यता हो, शब्द में सामर्थ्य हो। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अर्थ, प्रत्येक शब्द अर्थ प्रदान करने में सहायक होता है। वाक्य में कोई निर्थक शब्द तो होता ही नहीं है, हर शब्द का अपना एक अलग अर्थ होता है और वो अर्थ उस वाक्य में सहायक होता है। तो हर शब्द अपना अलग अर्थ, अलग सामर्थ्यता रखता है। प्रत्येक पद उस वाक्य में अपनी भूमिका निभाता है। तो वाक्य में जो भी शब्द काम में लिए जाएं वो सामर्थ्य युक्त शब्द हों। जैसे किसान लाठी से फसल काटते हैं। अब यहाँ सार्थक तो है लाठी, लेकिन फसल है वो लाठी से नहीं कटती, फसल लाठी से नहीं कटती। किसान मशीन से फसल काटता है। आजकल देखो मशीनी युग है, तो ये भी कर सकते हैं, किसान मशीन से फसल काटता है, किसान हाशिए से फसल काटता है ना। या हम ये कह दें कि गाड़ी पानी से चल रही है, तो यहाँ इस शब्द में सामर्थ्य नहीं है, ताल में नहीं बैठ रहा, इसलिए त्रुटिपूर्वक है। गाड़ी पानी से नहीं चलती, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, गाड़ी डीजल से चलती है, गाड़ी तेल से चलती है। तो तेल, पेट्रोल, इनमें तो सामर्थ्य है, लेकिन ये युक्ति संगत नहीं है। अतः इसको हम योग्य शब्द नहीं रखेंगे, ये योग्य नहीं है शब्द, और इसी कारण ये त्रुटिपूर्वक है। तो आज का वीडियो इतना ही। आगे की वीडियो में हम वाक्य के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।